सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनानाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। हम धीरे धीरे करके एक एक कड़ी में कम से कम 500 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। विगत कई दिनों से बहुत सारे दोस्तों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानने की जिज्ञासा थी। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जलवायु विज्ञान से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और अंतिम तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, समताप रेखाओं के वितरण और प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 2 कथन दिए हुए हैं, इस पर हमें विचार करना है और साथ ही कुट के आधार पर इसका आंसर देना है। तो हम लोग जानते हैं कि समताप रेखाएं जो होती हैं, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में महाद्वीपों की तुलना में महासागर अधिक गर्म होती हैं। अतः समताप रेखाएं जो होती हैं महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर एवं महासागरों पर ध्रुव की ओर मुड़ जाती, विशेषकर शीतकाल में। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर तीक्ष्णता से भूमध्य सागर की ओर मुड़ जाती है। ये आंसर सही होगा। दूसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में ताप प्रवणता गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। नहीं, ताप प्रवणता जो है वो गर्मियों में शीतकाल की अपेक्षा ज़्यादा नहीं होती है, अपितु कम होती है। तो इसका आंसर जो होगा केवल ए होगा। दूसरा सवाल है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची 1 में स्थानीय हवा है, सूची 2 में देश या क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम स्थानीय हवा को विशेष जब विश्व के मैप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि शुष्क पवन जो हमारा है, जिसे हम हरमंटन कहते हैं, ये पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो मिलान होगा ए का 3 के साथ होगा। दूसरा है हबूब, जो है हबूब आपका सूडान में पाए जाएंगे। जब आप विश्व के मैप में स्थानीय पवनों को देखते हैं तो आपको स्पष्ट पता चलता है। उसके बाद सी का 2 होगा, यानी बोरा जो एडियाटिक सागर तट पर पाया जाता है, और हमारा डी जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि संवहनी प्रकार की वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संवहनी वर्षा क्या है? यह एक कोष्ण मौसम परिघटना है। दूसरा है कि यह वर्षा कपासी मेघ से संबंध रखता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो संवहनी वर्षा होती है वो धरातल के अत्यधिक गर्म होने पर वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं और शीतलन होकर ये क्या करती हैं कि एडियाबैटिक जो ड्राई एडियाबैटिक रिलैप्स रेट है उसका निर्माण करती हैं, और वो फिर ठंडा होकर छोटे छोटे बिंदुओं में जलवाष्प का संघनन करती है और फिर हमारा क्या होता है, वर्षा करती है। तो इसे हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारा जो है सही है, यानी कि आंसर जो होगा 1 और 2 होगा कि संवहनीय वर्षा के संदर्भ में ये कोष्ण मौसमी घटना है और ये कपासी वर्षा मेघ से संबंध रखती है। चौथा हमारा प्रश्न है कि उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से हमारा पहला है कि यह पृथ्वी के घूर्णन और उच्चतर तुगनताओं से हवाओं के अवतरण से प्रभावित होती है, और दूसरा जो है यह गतिक प्रवृत्ति और प्रतिचक्रवाती दशाओं की विशेषता वाली होती है। तो जब हम बात करें इन दोनों की तो हमें लगता है कि इसमें से सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो दोनों ही स्पष्ट करते हैं। अब कैसे उसको जानते हैं कि जब इसकी दोनों की अस्पष्टता के बारे में हम बात करें तो दोनों की अस्पष्टता के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा उपोष्ण उच्च कटिबंधीय जो है उपोष्ण उच्च कटिबंधीय दाब क्षेत्र उच्च दाब के कारण तापीय नहीं हो पाता है, बल्कि यह पृथ्वी के दैनिक गति और वायु के अवतलन से संबंधित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि दैनिक गति और वायु के अवतलन से संबंधित होता है, और इस पेटी के ऊपर से नीचे जब हम उतरते हैं, उतरने के कारण हवाएं जो है दबती जाती है और दबते हुए तापमान में क्रमशः वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार जो है प्रतिचक्रवात की परिस्थिति के कारण हम कहेंगे कि स्वच्छ मेघ रहित आकाश भी पाए जाते हैं।
पांचवा सवाल हमारा है जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में AW जलवायु किसे निर्दिष्ट किया है। तो हम सभी जानते हैं कि AW जलवायु जो कोपेन का है वो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु शीतकालीन शुष्क मौसम से संबंधित होता है, यानी कि हम कहें कि ये सावाना जलवायु है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद छठा सवाल हम देखते हैं 6 का कि विषुवत रेखीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये उष्मीयता, पहला जो है उष्मीयता प्रवृत्ति निम्न दाब पट्टी भूमध्य रेखा के चारों ओर बनती है, लेकिन दाब प्रवणता काफ़ी बहुत कम होती है। दूसरा है कि वर्षा के परिमाण में कालिक चरता नहीं पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि विषुवत रेखीय जलवायु में हमारी प्रवृत्ति जो है निम्न दाब की पेटी जो है भूमध्य रेखा के चारों ओर बनती है। ठीक है, क्योंकि ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का हिस्सा होता है और जो है इसमें दाब प्रवणता काफ़ी कम होता है और वर्षा के परिमाण में भी कालिक परिवर्तन इसमें नहीं दिखाई देते, हमेशा एक जैसा जो है यहाँ का वर्षा का मौसम बना रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। सातवां प्रश्न है कि प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया। तो एक शब्द का उत्तर है ये F गेल्टन महोदय ने प्रतिचक्रवात शब्द के बारे में बताया। साथ ही चक्रवात जो है ये जकर्निस और जे जकर्निस और बी जकर्निस के बंधुओं का दोनों भाई हैं, इनके द्वारा दिया गया है चक्रवात। ठीक है, आठवां प्रश्न हमारा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध सामान्य अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होती हैं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर अत्यंत निम्न वेग से चलती हैं, लेकिन स्थल क्षेत्र पर उनका वेग प्रबल हो जाता है, इसलिए ये गलत है। जब ये वर्ष के एक विशेष समयावधि तक सीमित रहती हैं, मुख्यतः गर्मियों में, तो ये सामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर संचालन करती हैं, ये भी बातें गलत है। तो इसमें जो है न तो एक होगा और न ही डी होगा, बल्कि हम लोग क्या देखते हैं उष्णकटिबंधीय या फिर कहें विषुवत रेखीय चक्रवात जिसे हम कहते हैं कि इसमें जो विषुवत रेखा के आसपास निम्न दाब की पट्टी होती है उन्हीं पर उनका विकास होता है और उसी के आधार पर वो गमन करती हैं। नवा क्वेश्चन है कि मिस्ट्रल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मिस्ट्रल उत्तरी अमेरिका में बहने वाला एक शीत पवन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मिस्ट्रल जो है उत्तरी अमेरिका में बहने वाला शीत पवन है। ये हम लोग देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं इनका आंसर जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्रल उत्तरी अमेरिका में नहीं अपितु अल्पास पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है, जब आप स्थानीय पवन के मैप में देखेंगे। उसके बाद है कि सिरको उत्तरी अफ्रीका के तट पर बहने वाला एक उष्ण शुष्क है। ये सही है, सिरको के बारे में ये सही बात बोला जाता है क्योंकि सिरको जो है सहारा के मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाले गर्म वायु है, शुष्क वायु है, जो बालू के कण के साथ ये प्रभावित होती है। 10वां प्रश्न है कि जब अवरोही वायु सिकुड़ती है तो उसका आयतन घटता है, तब इसका ताप क्या होगा। ध्यान दीजिए कि जब हमारा अवरोही वायु सिकुड़ता है तो उसका आयतन घटता है। तो आयतन जब घटेगा तो हम सभी जानते हैं कि अधिक दबाव में आयतन जब घटेगा तो तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि कम क्षेत्र में आयतन अगर अधिक होता है कम क्षेत्र में अगर आयतन हमारा जितना कम क्षेत्र में आयतन घटेगा तो हमारा गर्मी उतना ही अधिक बढ़ता है। 11वां प्रश्न हमारा है चिनूक क्या है। चिनूक जो है वो उष्ण और शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के नीचे की ओर बहती है। 12वां प्रश्न है कि संघनन प्रक्रिया में घटित होती है, क्या घटित होती है, जब ए ऑप्शन है कि तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है, बी ऑप्शन है निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता के बराबर हो जाती है, सी ऑप्शन है ताप वायुखंड में स्थिर बना रहता है और डी है कि सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं इससे अधिक हो जाती है। जी हाँ, संघनन प्रक्रिया तभी घटेगा जब सापेक्ष आर्द्रता 100% और इससे अधिक हो जाती है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को आप सीधे तौर पर याद कर लें। 13वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघों का अनुक्रम आरोही क्रम में 500 मीटर और अधिक औसत समुद्र तल में पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम लोग देखते हैं, तो हम जब बादल को पढ़ते हैं, मेघों का अनुक्रम कहने का मतलब है कि बादल को देखते हैं, तो पहले आप क्या कर रहा है, आरोही क्रम में पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को आप सही ढंग से ध्यान दीजिए कि प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघों का अनुक्रम, बादल का अनुक्रम आरोही क्रम में 500 मीटर और अधिक औसत समुद्र तल में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा
अस्तरी मेघ होगा, फिर वर्षा मेघ होगा, फिर पक्षाभ मेघ होगा, अस्तरी मेघ, वर्षा मेघ, पक्षाभ, अस्तरी मेघ और पक्षाभ मेघ जो सबसे ऊपर होता है। तो ये इसका आंसर को आप रट कर याद कर ले, जो आपको आगे भी काम आने वाला है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक पछुआ हवाओं के प्रभाव से वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन एक पछुआ हवाओं से वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। तो हम लोग सभी समझ सकते हैं कि जो हमारा एरिया है उत्तरी अमेरिका का, ये हमने दक्षिण अमेरिका बना दिया। तो आपको जब देखते हैं उत्तरी अमेरिका के मैप को, तो हम लोग उसको जब देखते हैं तो जब इसको देखेंगे तो पछुआ हवाओं के प्रभाव से हम लोग देखेंगे कि उत्तर और पश्चिम का जो हिस्सा है, ध्यान दीजिए उत्तर और पश्चिम का जो हिस्सा, ये हिस्सा विशेषकर अलास्का के ये हिस्सा में, यूएसए के हिस्सा में ये जो हिस्सा पूरा आता है, ये हिस्सा आपका पछुआ पवन के प्रभाव से वर्ष भर वर्षा होती है। और यहाँ पर गेहूँ की जो खेती है काफ़ी होती है उत्तर डडोका के हिस्से में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा है वर्षा मोटे तौर पर घटती, कब ऑस्ट्रेलिया में वर्षा घटती है, किधर से किधर घटती है, इसकी दिशा को बताना है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पूरब से पश्चिम की ओर, जब हम पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो वर्षा में कमी आती है। 16वां प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। यहाँ पर गैस दिया गया है कि प्रकाश जो है धूम कोहरे की रचना करता है रासायनिक अभिक्रिया करके, तो कौन सा गैस उसमें शामिल नहीं होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए आवश्यक नहीं होता है। 17वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उन्हीं महासागरीय क्षेत्रों में बनते हैं जहां समुद्री तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है कि घूर्णी अवयव की प्राप्ति के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य रेखा से कम 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में अनिवार्यता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन को आप देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें दिया जा रहा है कि हमारा जो ऑप्शन है इसमें ए आंसर होगा। क्यों ए आंसर होगा? क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उन्हीं क्षेत्रों में बनता है, महासागरीय क्षेत्रों में, जहां समुद्री तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इनके कॉन्सेप्ट्स को आप याद कर लें कि 33 डिग्री सेल्सियस के ही तापमान के रेशियो में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आती हैं। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवहनीय प्रकाश का वर्षण अत्युच्च कपासी और कपासी वर्षा मेघों के से संबंध होता है। ठीक है, दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कपासी वर्षा सेल केंद्र के पारित सर्पिल बैंडों में एकत्रित होती हैं। तो आप इनका आंसर कमेंट करें, क्योंकि हमें इसका आंसर जो है स्पष्ट पता नहीं है, तो आप इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न जब हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध का भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरण। दूसरा है पूर्वी उत्तरी अटलांटिक में निम्न सागर पृष्ठीय तापमान। तीसरा है परिध्रुवीय पश्चिम भ्रमिल का प्रसार। तो इस पर अगर हम देखें तो इस पर हमारा आंसर जो होगा तीनों होगा। ठीक है, जो उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में पहला बोला गया है भूमध्य सागर की ओर स्थानांतरण होती है, एकदम सही है। दूसरा है कि पूर्वी उत्तर अटलांटिक से निम्न सागरीय पृष्ठीय तापमान होता है। और तीसरा परिध्रुवीय पश्चिम भ्रमण का प्रसार होता है। 20वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न यूजीसी एनटीए नेट बनाती हैं कि जेट सरिताएं, ठीक है, जेट सरिताएं, जेट धारा जिसको हम कहते हैं, क्षोभ सीमा के तुंग के निकट, ध्यान दीजिए कि जेट धारा जो है वो क्षोभ सरिता के तुंग के निकट अवस्थित होती हैं। ठीक है, दूसरा है कि ध्रुवीय वताग्र जेट सरिता वर्षव्यापी होती हैं, जबकि उपोष्ण हमारा जल सरिता शीतकाल केंद्रित अर्धवर्षा में उग्र होती हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि जेट के संदर्भ में दोनों ही बातें जेट धारा के संदर्भ में स्पष्ट है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। 21वां प्रश्न हमारा है कि उत्तरी गोलार्ध में खड़े हुए प्रेक्षक के जिनके पृष्ठभाग वताग्र की ओर है। ध्यान दीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में एक व्यक्ति खड़ा है जिनका चेहरा पृष्ठभाग के वताग्र में है
बाईं ओर कम दाब और दाईं ओर अधिक दाब होता है। यह किस प्रकार के कौन से नियम के अनुसार है? तो हम लोग जब बाइज बेलेट नियम पढ़ते हैं तो बाइज बेलेट नियम में आपको यह पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब हम चेहरे को खड़े करके पृष्ठभाग वताग्र की ओर करेंगे तो बाईं ओर हमारा कम दाब होगा और दाईं ओर अधिक दाब होगा। ये बाइज बेलेट नियम बताता है। तो इनमें जो है आप नियम को, फेरेल नियम, बाइज बेलेट नियम, बाग्नार फर्डिनेंड सिद्धांत, वाकर परिसंजन सभी को आप देख लें। फिर मैं जब आगे वीडियो लाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी का पूरा सीरीज में तब आप लोगों को इन सभी संबंधित डिटेल्स बताऊंगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो एल्बिडो से संबंध मैंने वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। तो हम कहेंगे कि जो गलनशील हिम है, जो हम बर्फ की बात करते हैं, उसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है 70 से 80 के आसपास। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भूपृष्ठ के 1 किलोमीटर के अंदर है। पहला ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है बता रहा है कि वायुमंडल में ओजोन का अंश भूपृष्ठ से लगभग 60 किलोमीटर पर अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो दूसरा प्रश्न जो है वो सरासर गलत है, क्योंकि ओजोन जो है ये हमारा 35 से 50 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती हैं। और हम अगर ए की बात करें तो वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में समताप मंडल में स्थित जो ओजोन गैस है वो 20 किलोमीटर की मोटाई का सघन घेरा पूरे मंडल पर, विशेष तौर पर हम लोग जो 40 किलोमीटर की ऊंचाई में देखते हैं, जिसका कारण वायुमंडल में प्रवेश करने वाली जो हमारी परावैंगनिक किरण है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उसको अवशोषित कर लेती है। 24वां हमारा प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। इस पे थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप ध्यान दीजिए कि पहला है कथन हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु में अत्यधिक शीतकालीन वर्षा होती है। ध्यान दीजिए, कथन कहा जा रहा है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसमें अत्यधिक शीतकालीन वर्षा होती है। फिर कारण बोल रहा है कि शीतकाल में भूमध्य सागरीय व्यवस्था उपोष्ण प्रतिचक्रवात द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपको मैं बता दूं कि भूमध्य सागरीय जलवायु में हम लोग अत्यधिक शीतकालीन वर्षा ही देखते हैं, जहाँ विशेष तौर पर हमारे सब्जियां और फलों की खेती की जाती है। और शीतकाल में भूमध्य सागर व्यवस्था उपोष्ण प्रतिचक्रवात द्वारा नियंत्रित होता है, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। 25वां प्रश्न है कि दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवन उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी पवनों की तुलना में अधिक तीव्र और दिशा में अधिक स्थिर होता है। इस पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमारा ये कथन सही है। दूसरा कारण है कि दक्षिण गोलार्ध में महासागर के बृहद फैलाव के कारण अप्रगामित दाब तंत्र का विकास संभव नहीं होता है। तो ये भी बात सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आप सिर्फ इसको अच्छे से देख ले कॉन्सेप्ट को। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानव उद्भिद द्वारा हुआ है? मतलब कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसका विकास मानव के द्वारा हुआ है? हम लोग जानते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पूर्ण रूप से पूर्णतः बात बोला। ऐसे तो हम लोग देखते हैं मीथेन भी कहीं ना कहीं मानव का योगदान है, नाइट्रस में भी है, लेकिन ये नाइट्रस एक्चुअली जो है कुछ अंश तक है, लेकिन ज़्यादातर पौधों के या फिर हम कहें ज़्यादा घास के मैदानों से ये निकलती हैं, जैसे कि आटाकामा मरुस्थल हमारा जो है वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक नाम से जानते हैं, जिसे हम भूतहा शहर भी वहाँ पे एक है नाम, हम अरिका नामक एक भूतहा शहर भी वहाँ पर है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड अधिक उत्पादन होता है उस आटाकामा मरुस्थल से। तो यहाँ पर 27 नंबर हम जब देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि उत्तरी अमेरिका के हमारा कैलिफोर्निया जो एकदम साइड का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। दूसरा है दक्षिण अमेरिका के मध्य क्षेत्र, चिली का हिस्सा जो एकदम साइड का हिस्सा वो भी है, चिली भी, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर। तो इस पे हम कह सकते हैं कि जब इसमें सब तो स्पष्ट पता चलता है तो हम कहेंगे कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और विश्व का कोपेन का वर्गीकरण जब आप देखते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है। 28वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रभंजन कोरियालिस प्रभाव द्वारा अपना परिचक्रण प्राप्त करता है।
दूसरा है जैसे जैसे प्रभंजन निम्न अक्षांशों से दूर जाता है उसका व्यास जो है कम होते जाता है। तीसरा है प्रभंजन का व्यास कभी भी 150 किलोमीटर से कम नहीं होता है। जब इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग को पता चल जाता है कि ये आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा। क्यों? क्योंकि प्रभंजन कॉरियलिस बल से संबंधित है और ये प्रचक्रण प्राप्त करता है। 29वां प्रश्न अगर हम देखें तो 29वां प्रश्न में हमें उसी प्रकार के जेट प्रवाह से संबंधित है कि उपोष्ण जेट प्रवाह पूरे वर्ष विद्यमान होता है, परंतु ध्रुवीय वताग्र जेट प्रवाह केवल शीतकाल के अधिवर्ष में ही तीव्र होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम बात करें तो वह स्पष्ट रूप से सही बात है। दूसरा है कि विषुवत रेखीय निम्न ITCZ का जनवरी के में दक्षिण गोलार्ध का अभिगमन और जुलाई में उत्तरी गोलार्ध का अभिगमन की तुलना में काफ़ी कम होता है, तो ये गलत है। ये कहेंगे कि सबसे अधिक होता है इस समय में। जो जुलाई का महीना है वो जनवरी में दक्षिण गोलार्ध में अभिगमन होता है, लेकिन जुलाई में जो है उत्तरी गोलार्ध में अभिगमन कम हो जाता है। 30वां हमारा प्रश्न है नंबर 30 का कि सूची दिया हुआ है जिसमें आपका नगर है और एक तरफ जो है वार्षिक वर्षन है। तो हम इसको जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 400 mm, 540 mm, 1040 mm, 1560 mm। तो हम कहेंगे 400 mm जो वर्षा होता है, जब आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे वार्षिक वर्षन को तो आपको मिलेगा चिली का पंटा अरेनास। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा 540 जो है ये मिलेगा आपको मार्सिया फ्रांस का। उसके उपरांत आपको मिलेगा कि डबरन में 1040 होता है और बाकी जो हमारा 1560 जो है टोक्यो जापान में होता है। उसके बाद है 31वां प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा 11,990 mm वाले स्थान में से एक माउंट वाइलियल कहाँ अवस्थित है? तो जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा की श्रेणी में माउंट वाइवियल है ये हमारा हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके उपरांत आपका 32वां प्रश्न जिसमें कोपेन का वर्गीकरण दिया गया है। कोपेन के वर्गीकरण को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें और स्पष्ट हो जाएगा आपको। एक तरफ जलवायु है, एक तरफ वर्गीकरण का कूट है। तो AW, BS, CS और CF है। तो AW जो हमारा होता है कोपेन के वर्गीकरण में वो होता है आपका सावाना जलवायु, जैसे कि पिछले प्रश्नों में हमने देखा। BS जो हमारा है तो BS को अगर हम देखें और कोपेन के जलवायु पर अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ पर आएगा स्टेपी जलवायु हमारा BS होता है। S से स्टेपी होता है और यहाँ पे अगर हमारा वार्म होता तो W लगा रहता। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है C का आर्द्र उपोष्ण CFA होगा और शुष्क उपोष्ण CS स्मॉल s होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा वो C होगा। 33वां प्रश्न जो है एक्चुअली 33वां प्रश्न इसलिए मार्किंग किया गया है कि हमसे भी नहीं बन रहा है तो आप इसे कमेंट जरूर करें कि दक्षिण गोलार्ध में 15 डिग्री अक्षांश पर औसत वार्षिक ताप पारस में, उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री औसत वार्षिक ताप पारस की तुलना में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ध्रुव की ओर 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में आगामी विकिरण निर्गमन विकिरण से अधिक होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में निर्गमन विकिरण आगामी विकिरण से अधिक होता है। तो इस प्रश्नों को हमको मेरे समझ से परे है तो आप लोग इस पर कमेंट जरूर करें और ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और इनका उत्तर भी आप हमें साझा करें। 34वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कथन है, इसका विचार करना है कि मध्य अक्षांशों में अधिकतम वर्षा हिमपात और हिम क्रिस्टल प्रक्रिया के कारण होता है। ये हम कहेंगे कि जो मध्य अक्षांश हमारा है तो मध्य अक्षांश में अधिकतम वर्षा हिमपात और हिम क्रिस्टल से ही होता है, तो ये सही है। उसके बाद पक्षाभ मेघ का आधार निरपवाद रूप में 5000 मीटर की ऊंचाई के नीचे होता है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि 5000 से ऊपर ही हमारा पक्षाभ मेघ है, तो इस आंसर केवल ए होगा। उसके बाद 35वां प्रश्न उसी प्रकार कथन कारण पर हमारा आकर टिका है। ग्रीनलैंड और तथा अंटार्कटिका प्रदेश तापीय प्रतिचक्रवात के अस्थायी केंद्र है। कारण है कि उच्च अक्षांश मुक्त विकिरण के कारण उच्च दाब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का सामान्य लक्षण प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उच्च अक्षांश और मुक्त विकिरण के कारण जो दाब है, उच्च दाब है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का सामान्य लक्षण होता है, इसीलिए तापीय प्रतिचक्रवात का केंद्र जो है बनता है। तो यानी कि कहेंगे कि दोनों ही हमारा सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 36वां प्रश्न हमारा आता है पश्चिम घाट एवं नीलगिरी पहाड़ियों के लंबे गलियारे जो प्रतिवन पार्श्व है। पश्चिम घाट और नीलगिरी की पहाड़ी जो है हमारा लंबे गलियारों पर हम क्या करते हैं, कौन से जलवायु हमारे यहाँ पर पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर हमारा जो विशेष रूप से AS जलवायु पाई जाती है। जब हम कहेंगे AS जलवायु पाई जाती है तो उप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु।
37वां प्रश्न हमारा आता है कथन कारण में कि पक्षाभ मेघ में मुख्यतः हिमकण अंतर्वृष्ट होते हैं। सही बात है कि जो पक्षाभ मेघ होते हैं, जो 5000 से ऊपर जाते हैं, उनमें हिमकण दिखाई देते हैं। और पक्षाभ मेघ बहुत ही अधिक तुगनता पर विद्यमान होते हैं। मैंने अभी कहा कि 5000 मीटर से ऊंचाई पर विद्यमान होती है, इसलिए हिमकण इसमें दिखाई देती है। तो यार सही है और दोनों स्पष्टीकरण भी है। 38वां प्रश्न हमारा आता है, आज मैं आप लोगों को 50 प्रश्न करवाऊंगा और अगले वीडियो में पुनः मैं 50 प्रश्न करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पूरे 100 प्रश्नों का सही से जानकारी हो जाए। फिर धीरे धीरे करके मैं आपको लिए आने वाले वीडियो में कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर आऊँगा सभी विषयों से, ताकि आपके एग्जाम से पहले कुछ प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो जाए। तो 38वां प्रश्न देखेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से कि कोपेन के जलवायु प्रकार का वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटे अक्षर F जो हमारा है प्रदर्शित करता है गौण उप प्रकार का तात्पर्य जो वर्ष भर वर्षा होता है। ठीक है, देखिए छोटे अक्षर F का जो स्मॉल f जो है आर्द्र के बारे में जो उन्होंने बताया है वो सही है, वर्ष भर वर्षा होता है। छोटे अक्षर S जो है ये शुष्क होता है ग्रीष्मकाल में। तो यहाँ पर दोनों ही हमारा सही है, तो सी आंसर होगा। 39 प्रश्न नंबर का है कि वर्षण में संलयन प्रक्रिया किस पर लागू होता है। तो हम कहेंगे कि वर्षण में संलयन प्रक्रिया जो है मेघ जो हिमकरण के तल के ऊपर विस्तृत नहीं होता है उस पर लागू होता है। 40वां प्रश्न हम पुनः विचार करेंगे कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात द्वारा पछुआ पवनों की सामान्य विशेषता व्यापक रूप से परिवर्तित होती है। दूसरा है मध्य अक्षांश पर पछुआ पवन सर्वाधिक प्रभावी कम तंत्र है, सर्वाधिक प्रभावी तंत्र है मध्य अक्षांश में पछुआ पवन का अक्षांश है वो। तीसरा हमारा है दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन अधिक तीक्ष्ण होती है। जी हाँ, तो तीनों हमारा आंसर सही होगा। 41 नंबर यानी कि 41 नंबर का अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आती है। तो ये कोरियलिस बल जब कमज़ोर हो जाएगा, एक्चुअली कोरियलिस बल आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा के आसपास आता है ये कोरियलिस बल जो है कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाता है। 42वां प्रश्न जो हमारा है इसमें हम बात करते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रबल पवन, दीर्घ शीतरात्रि पवन, मेघमय आकाश और शीत शुष्क। इसमें क्या करना है, तापमान व्युत्क्रमण के रचना के लिए उपयुक्त में से कौन सी आदर्श है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रहा है, न कि लैप्स ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की जब बात करें हम तो इसमें हम देखेंगे कि हम दीर्घ शीत जो हमारी लंबी शीत रात्रि हैं और हम कहेंगे कि जो शीत ऋतु की शुष्क वायु है, इन दोनों के आधार पर ये तैयार होता है। तो डी हमारा आंसर होगा। 43 नंबर हमारा है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होती है। तो शीतोष्ण चक्रवात वताग्र बनने पर हमारा अभिलक्षित होती है। भारत के लिए कोपेन द्वारा लिखित वायु जलवायु क्षेत्र को प्रतिस्थापित किए हैं। तो उनके आंसर को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो इसके आंसर को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 44 का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम 3 पे जाएंगे, AS हमारा है, फिर AW है, फिर CWG है और E है। ठीक है, इसके श्रेणी के हिसाब से मैंने बताया। चलिए अब आगे हम 45 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय संचरण में आवश्यक बल प्रदान करता है। 45 नंबर जो आपको बोल रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय संचरण में आवश्यक अंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर अधिक सूर्यताप और ध्रुवीय अक्षांशों पर अल्प सूर्यताप के बीच जो अंतर है जो हमें वायुमंडलीय संचरण में बल प्रदान करता है। 46 नंबर में है कौन सा कथन सही है। उन बादलों पर जिनका विस्तार हिमांक स्तर से बाहर तक होता है, सभी प्रकार के बादलों पर, कपासी बादल पर, या फिर उन बादलों पर जिनका विस्तार हिमांक स्तर से बाहर नहीं होता है। हम कहेंगे जिनका विस्तार हिमांक स्तर से बाहर होता है उन पर हमारा जो है बादल सही है। तो ये आपका सही होता है। 47 नंबर है, आज मैं आपको 50 प्रश्न करवाऊंगा। 47 प्रश्न नंबर का प्रश्न हमारा है कि कौन सा कथन सही है। ये हरिकेन के संदर्भ में बात करेगा कि हरिकेन का सबसे आंतरिक भाग हरिकेन आँख कहलाता है। हरिकेन आँख हम कब कहेंगे, जब हमारा जो दाब होगा निम्नतम होगा और असामान्य रूप से अधिक तापक्रम अधिक हो जाएगा, लेकिन दाब जो होगा निम्नतम होगा।
ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि हरिकेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसका जो आँख होता है वो दाब निम्न होता है, लेकिन तापमान उसमें अधिक होता है। 48वां प्रश्न है, वायुमंडल में तापक्रम के रुद्रोमोस परिवर्तन का क्या कारण है? तो जब हम रुद्रोमोस परिवर्तन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वायुमंडल में प्रसार और संपीड़न के कारण हमारा रुद्रोमोस परिवर्तन होता है। 49वां नंबर का क्वेश्चन है, पुनः एक बार हमारा जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया गया है, या फिर हम कहें कि जलवायु वर्गीकरण कोपेन का है, लेकिन इसमें क्षेत्र दे दिया गया है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस और थंथवेट के और आपका स्टेप हम कहेंगे कि कोपेन थंथवेट से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो उसको आप जरूर देख लें पूरे वीडियो को। और यदि आप उससे संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। तो 49 में हम देखते हैं कि हमारा जो AW है, AMW है, AW है, BSHW है और CWG है, ठीक है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कूट को, कि हमारा A का जो है हमारा A को हम लोग देखेंगे AMW गोवा के दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे AW, तो AW हम कहेंगे सवाना जलवायु जो है प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग, अरावली पश्चिम ढाल और हरियाणा का आसंकी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा BSHW और BWG, तो BWG उत्तर भारतीय मैदान है, हम सभी जानते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग आ जाता है BSHW होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो D होगा, ठीक है। इसका आंसर जो हमारा होगा वो D होता है। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि तापक्रम सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है। तापमान जो है सामान्यतः ध्रुवों की ओर कम होता है क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रागम्यता प्राप्त होना कम हो जाती है, यानी कि ध्रुव की ओर जब हम जाता है सूर्य की रोशनी तो धीरे धीरे कम होने लगता है, और कम होने के कारण वो तापमान भी वहाँ पर कम हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराया। अगले वीडियो में मैं आपको पुनः 50 प्रश्नों को आगे लेके बढ़ूंगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल में हमेशा निरंतर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।